कहानी की शुरुआत में हम एक जेल को देखते हैं जिसका नाम द शशैंक रिडेंशन है। यह दुनिया की सबसे सिक्योर तरीन जेल है। इस जेल में हजारों कैदी हैं, लेकिन आज तक इस जेल से कोई भी कैदी फरार नहीं हो सका क्योंकि इस जेल की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इस जेल में ऐसे कैदी भी हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी जेल में बिता दी, लेकिन इन्हें इस जेल से भागने का ख्याल तक नहीं आया क्योंकि इस जेल से भागने की कोशिश करने वाले कैदी की सजा सीधा मौत है। अब यहाँ सीन कट होता है और हमें कोर्ट में एंडी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अमेरिका के एक बहुत ही बड़े बैंक का बैंकर है। जज उसे उसकी वाइफ और उसके लवर के मर्डर के इल्जाम में उम्र भर कैद की सजा सुनाता है, लेकिन एंडी कहता है कि मैंने यह मर्डर नहीं किए हैं। पर एंडी खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, जिस वजह से कोर्ट का जज एंडी को उम्र भर कैद के लिए दुनिया की सबसे सिक्योर जेल दी शाओशैंक रिडेंशन भेज देता है। 1947 में शॉशैंक जेल में नए कैदियों का एक बैच आया। सभी कैदी बहुत उत्साहित थे क्योंकि रिवाज के अनुसार जब भी कोई नया बैच आता था वे शर्त लगाते थे कि कौन सबसे पहले रोएगा। अधिकांश लोगों ने छोटे मोटे पर दांव लगाया, जबकि पुराने ब्लैक कैदी रेड ने शांत स्वभाव वाले एंडी पर दांव लगाया। नए लोगों के आने पर उनका स्वागत हाई प्रेशर वाटर गन और तेज डिसइंफेक्टेंट पाउडर से किया गया। जेल में पहली रात सबसे मुश्किल होती है और सभी कैदियों के साथ ऐसा ही था। बत्तियां बुझने के बाद दबे हुए माहौल में छोटा मोटा सबसे पहले रोने लगा। यह सुनते ही गार्ड्स तुरंत दौड़ते हुए आए। सभी नए कैदियों को नियम सिखाने के लिए वे छोटे मोटे को उसकी कोठरी से बाहर खींच कर लाए और उसकी बुरी तरह पिटाई की, लेकिन जो एंडी बिल्कुल चुप रहा उसने अनजाने में ब्लैक कैदी को सिगरेट के 2 पैकेट हरवा दिए। अगले दिन एंडी को जेल में अपने पहले भोजन में एक कीड़ा मिला जिसे लाइब्रेरी इंचार्ज ऑल्ड ब्रुक ने देखा। अन्य कैदियों से पता चला कि समय पर इलाज न मिलने के कारण छोटा मोटा पिछली रात मर गया था। किसी को उसका नाम तक नहीं पता था। नया नया आया एंडी हमेशा चुप रहता था और कभी किसी को परेशान नहीं करता था। 1 महीने बाद वह खुद ब्लैक कैदी रेड के पास गया। बातचीत से पता चला कि एंडी जेल आने से पहले एक बैंकर था जिसके पास आम लोगों से कहीं ज्यादा ज्ञान और बुद्धि थी। एक दिन उसे पता चला कि उसकी पत्नी ने उसे हरी टोपी पहनाई है, यानी धोखा दिया है। गुस्से में एंडी ने मूल रूप से उस कुत्ते जोड़े को गोली मारने का इरादा किया था। वह बंदूक लेकर अपने प्रेमी के घर के बाहर बहुत देर तक घूमता रहा, लेकिन आखिर में उसकी बुद्धि उसके आवेग पर हावी हो गई, इसलिए उसने बंदूक फेंक दी और चला गया। किसी ने नहीं सोचा था कि अगले ही दिन उस पर अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या का आरोप लगाया जाएगा। सारे प्रतिकूल सबूत उसी की ओर इशारा कर रहे थे, इसलिए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और वह यहाँ आ गया। एंडी ने ब्लैक कैदी से एक पत्थर तोड़ने वाला हथौड़ा रॉक हैमर लाने के लिए कहा। ब्लैक कैदी जेल का सब कुछ जानने वाला था, वह कुछ भी ला सकता था। ब्लैक कैदी ने उसे चेतावनी दी कि वह हथौड़े से भागने की कोशिश न करे क्योंकि जेल अधिकारी अचानक तलाशी लेते हैं और हथौड़ा पाए जाने पर उसे जब्त कर लिया जाएगा। लेकिन एंडी ने समझाया कि वह सिर्फ इसे समय बिताने के लिए नक्काशी करने के लिए चाहता है। प्रहरी ने हथौड़े को वहीं रख दिया। कुछ दिनों बाद जब ब्लैक कैदी ने हथौड़ा देखा तो उसकी चिंता तुरंत दूर हो गई। उसे लगा कि इस चीज से जेल की दीवार खोदने में कम से कम 600 साल लग जाएंगे। जेल में दिन आसान नहीं थे। एंडी शांत और लंबा चौड़ा होने के कारण अक्सर गे गैंग द्वारा परेशान किया जाता था। एंडी जो हमेशा अपनी गरिमा बचाने की कोशिश करता था, हर बार बुरी तरह पिटता था और उसके सिर से खून बहता था। 2 साल में उसका पूरा शरीर घावों से भरा गया। एक दिन जेल की फैक्ट्री की छत की मरम्मत की जरूरत पड़ी। वार्डन ने 12 कैदियों को वहां भेजने का फैसला किया। ब्लैक कैदी ने अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल किया और उसके सभी जानने वाले योग्यता पाने में सफल रहे। आश्चर्यजनक रूप से एंडी भी उनमें से एक था। सभी लोग फैक्ट्री पहुंचे और छत की मरम्मत शुरू कर दी। काम करते समय एंडी ने मुख्य गार्ड की शिकायत सुनी। दरअसल उसे अपने भाई से विरासत मिली थी और वह उच्च विरासत कर टैक्स को लेकर परेशान था। यह देखकर एंडी खड़ा हुआ और गार्ड की तरफ गया। गार्ड उसके इस कदम से डर गया और उसे पकड़कर छत से नीचे धकेलने वाला था। संकट के क्षण में वित्तीय मामलों में माहिर एंडी ने तुरंत समझाया कि गार्ड पूरी विरासत अपनी पत्नी को दे सकता है क्योंकि आयकर विभाग एक बार में $60,000 तक के उपहार को कर मुक्त मानता है। वह गार्ड को आवेदन करने में मदद कर सकता था और वह भी बिल्कुल मुफ्त बदले में। गार्ड को सिर्फ अपने साथियों को 3 बोतल ठंडी बियरन पिलानी थी और इस तरह काम पूरा होने से एक दिन पहले 12 कैदी छत पर बैठकर ठंडी बियर पी रहे थे और उन्हें दावत देने वाला जेल का सबसे क्रूर गार्ड था। ये कैदी सूरज की रोशनी में नहा रहे थे और आजादी के इन अनमोल पलों का आनंद ले रहे थे। एंडी छाया में बैठा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तक एंडी ने सबका सम्मान जीत लिया था। हालांकि खुशी के पल हमेशा छोटे होते हैं। जेल लौटने के बाद एक सामूहिक फिल्म देखते समय एंडी ने ब्लैक कैदी से एक फिल्म पोस्टर लाने में मदद करने के लिए कहा। उसने अभी बात पूरी ही की थी कि उसे गे गैंग ने खींचकर प्रोजेक्शन रूम में ले जाकर बुरी तरह पीटा और वह 1 महीने तक मेडिकल वार्ड में रहा। आश्चर्यजनक रूप से जानने पर मुख्य गार्ड बोग्स को ढूंढा और बिना एक शब्द कहे उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी। उस दिन के बाद बोग्स कभी चल नहीं पाया और गे
ये गैंग ने भी फिर कभी एंडी को परेशान नहीं किया। 1 महीने बाद अपने घावों से ठीक होकर एंडी अपनी कोठरी में लौटा और ब्लैक कैदी द्वारा लाया गया पोस्टर देखकर बहुत खुश हुआ। तभी वार्डन अचानक निरीक्षण के लिए आया। एंडी के हाथ में बाइबलस देखकर, जो एक साथी धार्मिक व्यक्ति था, वार्डन को उसके प्रति कुछ हद तक अच्छा महसूस हुआ। मुड़कर उसने दीवार पर टंगा पोस्टर देखा। वार्डन ने हालांकि इसका समर्थन नहीं किया, लेकिन इस बार उसने एंडी को माफ कर दिया। जाते समय वार्डन ने उसे किताब वापस कर दी और कहा कि मोक्ष का रास्ता इसी में है। अगले ही दिन एंडी को वार्डन के ऑफिस बुलाया गया। वार्डन को पता चला कि वह वित्तीय प्रबंधन का विशेषज्ञ है, ताकि वह उसके लिए काम कर सके। वार्डन ने उसे तुलनात्मक रूप से आरामदायक और लाइब्रेरी आर्ट्स में काम करने के लिए लगा दिया। लाइब्रेरी में एंडी फिर से ओल्ड ब्रुक से मिला। पुराने दोस्त एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। जब ब्रुक उसे रोज का काम समझा रहा था, तभी एक गार्ड अपने बच्चे के शिक्षा कोष के लिए आवेदन करने में मदद मांगने आया। इसके बाद वार्डन के प्रचार के कारण ज्यादा से ज्यादा गार्ड कर छूट और विभिन्न फंडों के लिए आवेदन करने में मदद मांगने एंडी के पास आने लगे। इस वजह से एंडी जेल में बहुत मशहूर हो गया। आदमी एंडी एक कैदी था, लेकिन वार्डन ने उसे एक अलग ऑफिस दिया। न केवल उसे काम करने से मना किया, बल्कि उसे अच्छा खाने पीने को दिया और यहाँ तक कि अन्य कैदियों को उसके सहायक के रूप में काम करने के लिए भी लगाया। पता चला कि इस आदमी का नाम एंडी था, जो जेल आने से पहले एक बैंकर था और वित्तीय मामलों में माहिर था। बस कुछ दिन पहले एक गार्ड को उचित कर छूट के लिए आवेदन करने में मदद करने के लिए वह अचानक जेल में स्थापित सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति अम्पासियस बन गया। अविचलित एंडी अपने दोस्तों की प्रशंसा का सामना करते रहा। वह हमेशा मानता था कि वह सिर्फ एक वित्तीय विशेषज्ञ कैदी है और उन उच्च पदों वाले गार्ड्स का दोस्त बनना कभी संभव नहीं मास था। एंडी ने लाइब्रेरी के विस्तार के लिए वार्डन से फंड मांगा, लेकिन वार्डन ने कहा कि सरकार से मिले फंड का उपयोग केवल ऊंची दीवारें बनाने, कोठरियां बढ़ाने और गार्ड्स को नियुक्त करने के लिए किया जा सकता है। लाइब्रेरी का विस्तार करने के लिए उसे खुद ही कोई रास्ता ढूंढना होगा। इसलिए एंडी ने गवर्नरों को खत लिखना शुरू कर दिया। 3 साल तक वह हर हफ्ते एक खत लिखता रहा, निरंतर और अथक, पर सभी खत गहरे समुद्र में पत्थर फेंकने जैसे थे। कोई जवाब नहीं मिला। एक दिन एंडी और ब्लैक कैदी लाइब्रेरी के सामने बैठे बातें कर रहे थे। तभी एक कैदी भागता हुआ आया और बोला कि ओल्ड ब्रुक के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। जब वे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ब्रुक एक दोस्त को चाकू मार रहा था। वे तुरंत रुके। पूछताछ करने पर पता चला कि ब्रुक को अगले दिन पैरोल, जल्दी रिहाई मिलने वाली थी, लेकिन वह जाना नहीं चाहता था। वह सिर्फ कोई गलती करके अपनी सजा बढ़ाना चाहता था। ब्रुक का यह कदम एंडी को समझ नहीं आया। पैरोल एक अच्छी चीज क्यों है, लेकिन ब्रुक इसे स्वीकार करने को तैयार क्यों नहीं है? ब्लैक कैदी ने समझाया कि ब्रुक 50 साल से जेल में रह रहा था और वह फी बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट चुका था। जेल में पढ़े लिखे होने के कारण उसकी एक निश्चित हैसियत थी, लेकिन बाहर जाकर वह एक बेकार आदमी बाथवर बन गया। यह संस्थागतकरण, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का नतीजा था। लेकिन किसी ने कभी नहीं सोचा था कि ब्रुक को देखने का यह आखिरी मौका होगा। अगले दिन सुबह ब्रुक ने अपने हाथ से पाले हुए छोटे पक्षी को आजाद कर दिया। पुराने जमाने का सूट पहनकर अनिश्चितता से जेल के दरवाजे से बाहर निकला। जब वह जेल आया था तब पूरे शहर में केवल एक कार थी और अब सड़कों पर इतनी भीड़ देखकर उसे यह भी नहीं पता था कि चलने के लिए कौन सा पैर पहले उठाना चाहिए। सरकार की व्यवस्था के तहत उसे एक छोटे से अपार्टमेंट में रखा गया और एक सुपरमार्केट में पैकिंग का काम मिला। हालांकि वह लगन से और मेहनत से काम करता था, लेकिन रात होते ही उसे सोना मुश्किल हो जाता था। वह अक्सर बुरे सपनों से जाग जाता था। उसे उस छोटे पक्षी और जेल के दोस्तों की याद आती थी। अकेलेपन और अंधाधुंध भागती जिंदगी को ब्रुक सहन नहीं कर पाया। कुछ ही दिनों बाद उसने अपनी छत पर ब्रुक यहाँ था लिखा और फिर एक रस्सी से अपनी जिंदगी खत्म कर ली। जब यह खबर जेल पहुंची तो सभी दोस्त चुप हो गए। ब्रुक के लिए शायद जेल ही उसकी सबसे अच्छी जगह थी। देखते ही देखते 6 साल बीत गए। एंडी के हर हफ्ते एक खतन का आखिरकार जवाब आया। राज्य सरकार ने उसे $200 और कुछ पुरानी किताबें भेजी और साथ में यह भी लिखा कि वह अब खत न लिखे। उन्हें लगा कि ये $200 देकर वह टल जाएगा, लेकिन एंडी इससे संतुष्ट नहीं हुआ। उस दिन से उसने हर हफ्ते एक खत को बढ़ाकर हर हफ्ते 2 खत कर दिया। पुरानी किताबें ठीक करते समय एंडी को अचानक एक पुरानी रिकॉर्ड मिली। एंडी ने रिकॉर्ड को ध्यान से देखा, फिर उसे रिकॉर्ड प्लेयर पर रखा और ब्रॉडकास्टिंग रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। जैसे ही स्विच ऑन हुआ, मधुर संगीत पूरे शॉशैंक जेल में गूंज उठा। सभी रुक गए और संगीत को सुनने लगे, जो उनके दिलों को शांति दे रहा था। जब वार्डन अपने लोगों के साथ इसे रोकने की कोशिश करने आया तो एंडी जोर से बोला। निश्चित रूप से उसे 2 हफ्ते के लिए अकेले कैदन की सजा मिली। जब एंडी बाहर आया तो सबने उससे पूछा कि क्या एक गाने के लिए ऐसा करना लायक सान था। उसने जवाब दिया कि संगीत की सुंदरता मस्तिष्क में और दिल में होती है। ऊंची दीवारें इसे कैद नहीं कर सकती। संगीत होने पर आप उम्मीद को नहीं भूलेंगे। पलक झपकते ही एंडी को जेल में 10 साल बंद हो गए थे और उसका हर हफ्ते राज्य सरकार को 2 बार खत लिखना भी रंग लाया था। इस बार राज्य सरकार ने सालाना $500 का बजट मंजूर किया। एंडी ने पूरे
पूरे क्षेत्र के बुक क्लबों से संपर्क किया, बड़ी मात्रा में किताबें खरीदी और अपने दोस्तों को उन्हें वर्गीकृत करने और रखने का निर्देश दिया। सबके संयुक्त प्रयासों से एंडी ने स्टोर रूम को पूरे अमेरिका की सबसे शानदार जेल लाइब्रेरियन में बदल दिया। कैदियों को न केवल आरामदायक विश्राम का माहौल मिला, बल्कि कई लोगों ने पढ़ाई करके हाई स्कूल डिप्लोमा भी प्राप्त किया। वार्डन ने भी इस बात का फायदा उठाया और कैदियों को बाहर काम करने देने की नीति लागू की। वार्डन ने मुफ्त मजदूरियों से लाखों कमाए और एक काले धन को सफेद करने का काम स्वाभाविक रूप से एंडी पर आ गया। एंडी, एक फाइनेंस एक्सपर्ट, ने वार्डन की अवैध आय को स्टॉक, बीमा तथा प्रतिभूतियों में खामियों का फायदा उठाकर पूरी तरह से सफेद कर दिया। ब्लैक कैदी को चिंता थी कि अगर यह बात सामने आई तो एंडी पर बड़ी मुसीबत आ जाएगी, लेकिन एंडी ने ब्लैक कैदी से आराम से कहा कि उसने एक अस्तित्वहीन पहचानत घड़ी है और सफेद किए गए सारे फंड को उस खाते में जमा कर दिया है। अगर भविष्य में यह बात सामने भी आती है तो भी वह कभी उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे ही अलार्म बजा, नए लोगों का एक और बैच लाया गया। उनमें जावर टॉमी बन नाम का एक कैदी था जो मिलनसार और हंसमुख था और जल्द ही इन पुराने कैदियों के साथ घुल मिल गया। जब उसने सुना कि एंडी ने बहुत से लोगों को डिप्लोमा पाने में मदद की है तो उसने भी एंडी से मदद करने की उम्मीद की। एंडी ने उस युवक के उत्साह की सराहना की और खुशी से उसे पढ़ाने के लिए सहमत हो गया। क्योंकि टॉमी बिल्कुल अनपढ़ था, एंडी ने उसे अक्षरों से पढ़ाना शुरू किया। टॉमी भी बहुत प्रतिभाशाली था और उसने जल्दी प्रगति की। जैसे जैसे दोनों का रिश्ता गहरा होता गया, टॉमी को एंडी के अतीत के बारे में बहुत उत्सुकता हुई, इसलिए उसने ब्लैक कैदी से पूछा। जब उसने एंडी के उगलत तरीके से जेल जाने का कारण सुना तो उसे तुरंत याद आया कि एक कैदी ने उसे ऐसी ही कहानियत सुनाई थी। ये सुनकर एंडी सदमे में था और उसने तुरंत वार्डन से अपने मामले को दोबारा खोलने का अनुरोध किया। हालांकि वार्डन ने यह कहकर टाल दिया कि पुलिस अनसुनी सुनाई बातों पर लगभग कभी केस दोबारा नहीं खोलती। एंडी को वार्डन के समस्त काले धन को सफेद करने के सबूत उसी के पास थे और वार्डन डरता था कि जेल से छूटने के बाद एंडी यह बात बाहर बता देगा। जो बात एंडी ने नहीं सोची थी वह यह थी कि भविष्य में खतरे को खत्म करने के लिए वार्डन ने टॉमी के भागने का झूठा नाटकमान रचा और उसे मौके पर ही गोली मार दी। यह बात जानने के बाद एंडी ने अपने मामले को दोबारा खोलने का विचार पूरी तरह छोड़ दिया। वार्डन ने उसे धमकी दी कि अगर उसने फिर से यह बात उठाई तो वह उसे उस मरने से बदतर जिंदगी मामला देगा। 2 महीने बाद एंडी एकांत कारावास से बाहर आया। ब्लैक कैदी उसे सांत्वना देने आया, लेकिन अब वह बिल्कुल बदला हुआ मत लग रहा था। उन्होंने कहा कि वह जिहुआतानेजो मेक्सिको जा रहा है, जो एक ऐसी जगह है जहां कोई यादें नहीं है। वह वहां एक छोटा सा सरायमन खोलेगा, एक पुरानी नाव खरीदेगा और बाकी जिंदगी चिंता मुक्त होकर बिताएगा। उसने ब्लैक कैदी को यह भी निर्देश दिया कि अगर किसी दिन उसे पैरोल मिल जाए तो वह बक्सटन जरूर जाए और लंबी पत्थर की दीवार और एक पुराने बांज के पेड़ वाली जगह को ढूंढे और वहां एक काले पत्थर के नीचे एंडी का छोड़ा हुआ उपहार बाइन रखा हुआ है। इस बात से ब्लैक कैदी पूरी तरह से उलझन बान में था। उसी रात बिजली चमक रही थी और गरज रही थी। ब्लैक कैदी को अशुभान होने का एहसास हुआ। शॉशैंक जेल में एक अजीब घटना हुई। उस सुबह जब गार्ड्स हाजिरी ले रहे थे तो एक कैदी दिखाई नहीं दिया। जब गुस्साए गार्ड्स कोठरी में गए तो अगले ही पल वे वहीं जम गए। कैदी हवा में गायब हो गया था, इसलिए उन्होंने तुरंत वार्डन को बुलाया। एंडी के गायब होने की खबर सुनकर वार्डन ने ब्लैक कैदी को बुलाया और पूछताछ की, लेकिन कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली। गुस्से में आकर वार्डन ने एक पत्थर उठाकर इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन एक पत्थर दीवार पर लगे पोस्टर को पार कर गया और एक अजीब गूंजन पैदा हुई। उसने पोस्टर फाड़ दिया और दीवार पर ओयहवा में एक सुरंग दिखाई दी। उसे तुरंत एहसास हुआ कि कोई भाग गया है और उसने तुरंत लोगों को भगोड़े को पकड़ने के लिए भेजा। किंतु कुछ ही देर बाद गार्ड्स जेल के बाहर गंदे नाले में एक सफा उइनन जर्सी और लगभग टूट चुका समान पत्थर का हथौड़ा मोक्साउन मिला, जबकि कैदी ना सब पूरी तरह से गायब आन हो चुका था। वास्तव में 19 साल पहले जिस दिन एंडी को हथौड़ा मिला था, उसी दिन उसने दीवार पर अपना नाम उकेरने की सोची थी। उसने एक बार उकेरा और मापाउडिन पुरानी दीवारों से पत्थरों का एक पूरा टुकड़ा गिर गया। एंडी को तुरंत एहसास हुआ कि यह एक मौका सन हो सकता है, इसीलिए उस दिन से बत्तियां बुझने के बाद वह पोस्टर के पीछे छिपकर चुपके से काम करने लगा। अगले दिन ब्रेक के दौरान वह खोदी हुई मिट्टी को खेल के मैदान में ले जाकर फेंक देता था और टॉमी की मौत ने उसे भागने के अपने संकल्प को और भी मजबूत कर दिया। बस कल रात तो उसने पहले वार्डन की तिजोरी बदल दी। वार्डन के छुट्टी के बाद उसने उसकी नई चमड़े की जूतियां पहनी और कोठरी में लौट आया। बत्तियां बुझने के बाद उसने अपने सभी सामान को एक बैग में भरा, उसे अपने पैरों पर बांधा और पहले से खोदी गई सुरंग में घुस गया। बिजली की गड़गड़ाहट की आड़ में उसने एक पत्थर से गंदे पानी की नली को तोड़ दिया। घिनौनी बदबू पॉरियन को सहते हुए 5 फुटबॉल मैदानों की दूरी तय करने के बाद वह आखिरकार नली से बाहर निकला और फाब बॉट भाग गया। इस समय उसने अपनी बाहें फैला दी और बारिश को अपने ऊपर गिरने दिया, जो 19 साल के जेल जीवन को धोकर साफ पोषण करने का प्रतीक था। अगले दिन नए कपड़े पहने हुए एंडी बैंक गया। उसने अपनी घड़ी हुई पहचान का उपयोग करके वार्डन के लाखों डॉलर निकाल लिए। जाते
समय उसने बैंक की महिला कर्मचारी से वार्डन के अपराध के सबूत अखबार को भेजने का अनुरोध भी किया। केवल आधे दिन में वार्डन के अपराध सभी अखबारों की सुर्खियों में छा गए। जैसे ही बाहर सायरन की आवाज पास आई, वार्डन ने सबूत नष्ट करने के लिए निराशा में तिजोरी खोली, लेकिन बाहर निकाली गई चीज बदली हुई बाइबल वाणी थी। पहले पन्ने को खोलते ही एंडी का व्यंग्यात्मक संदेश मस्त दिखाई दिया। प्रिय वार्डन, आप बिल्कुल सही थे, मोक्ष का रास्ता इसी में है। इट वॉज देन दैट द वार्डन रियलाइज्ड एंडी हैड ऑल अलोंग केप्ट द हैमर इनसाइड द बाइबल। उसने पिस्तौल निकाली और अंतिम संघर्ष के लिए तैयार हुआ। फिर उसने सोचा कि अगर वह असफल हुआ तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा, जहां कैदी उसे बदला लेकर मरने से बदतर जिंदगी देंगे। इसलिए उसने अंततः विरोध छोड़ दिया और खुद को खत्म करने का फैसला किया। अब एंडी अपनी कन्वर्टेबल स्पोर्ट्स कार बाण चलाकर अपनी सपनों वास की जगह की ओर बढ़ रहा था। पलक झपकते ही ब्लैक कैदी ने अपने पैरोल के लिए तीसरी बार आवेदन किया, परंतु इस बार ब्लैक कैदी ने अपने पिछले दबे हुए रवैये को बदलकर असंयत मौनी होकर अपनी बात कही। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार उसे मंजूरी मान मिल जाएगी। जेल से छूटने के बाद तो ब्लैक कैदी वादे के मुताबिक बक्सटन पाने आया। उसने लंबी पत्थर की दीवार और पुराने बांज के पेड़न को ढूंढा। एक काले पत्थर के नीचे उसे सचमुच एक बक्सा मिला, जिसमें कुछ नकद और एक खत था। ऐसी ताकत का संचार करने के लिए ब्लैक कैदी ने एंडी के सपने को पूरा करने में मदद करने के लिए पैरोल के नियमों की परवाह न करते हुए शहर छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही वह बस में बैठा, तभी उसने सच्ची आजादी महसूस की। कई पड़ावों के बाद वह आखिरकार जिहुआतानेओ पहुंचा। दो पुराने दोस्त आखिरकार गले मिले। जब लोग भागते हैं तो शायद उन्हें कभी कभी रुकना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए और खुद को देखना चाहिए। जब हम वास्तव में खुद से सुलह कर लेते हैं, तभी हम सच्ची आजादी महसूस कर सकते हैं। ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।